क्या देश में पहली बार होगा एक साथ चुनाव? गठबंधन क्यों कर रही है इसका विरोध? क्या पूरे भारत में एक साथ हो पाएगा चुनाव? भारत एक लौता ऐसा देश है जहां हर साल 5 से 6 महीने के बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव का माहौल रहता है। ऐसे में पार्टियां काम तो कम करती है लेकिन प्रचार प्रसार जी भर के करती है। अब भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात हो रही है। इस नीति से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे की रणनीति क्या है, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे कि हम एक देश और एक चुनाव भी कह सकते हैं, इसमें बेसिकली पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही चुनाव पूरे देश में कराया जाता है। अब मोदी सरकार चाहती है कि भारत देश में इसी प्रकार चुनाव होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है, ये जांचने के लिए कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और वहीं समिति भारत की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 और 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है ताकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सारी पार्टियां आपस में डिस्कशन कर सके और अपनी एक राय पर सामने आ सके। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना जोर क्यों दे रही है? एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पिछले काफी समय से इसके लिए प्रयास कर रही है। दरअसल किसी भी जिले में सामान्य तौर पर 4 से 5 बार आचार संहिता लगती है। यह आचार संहिता लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो इसका सीधा असर विकास की योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे कई जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है चुनाव में होने वाला खर्च। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में सबसे बड़ा मजबूत तर्क अलग अलग चुनावों में होने वाली भारी भरकम राशि की कटौती करना है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का खर्च और केंद्रीय चुनाव की आयोग की तरफ से किया गया खर्च वो शामिल है। एक साथ चुनाव के समर्थन में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगी, क्योंकि चुनाव होने के दौरान अधिकारी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। इससे सामान्य प्रशासनिक जो काम है वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो आपने भी देखा होगा कि कई टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं वो इलेक्शन के काम में जुट जाती हैं। इससे बच्चों की शिक्षा पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही उनके कार्य पर भी असर पड़ता है। पूरी बात का निचोड़ ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बल पर जो बोझ पड़ रहा है वो भी कम होगा। वहीं सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। भारत अपने आप में जितना बड़ा देश है उतनी ही बड़ी यहाँ की जनसंख्या है। ऐसे में पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराना आसान होगा या नहीं, चलिए ये समझते हैं। अगर बात एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की करे तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भारत में एक साथ चुनाव हो चुके हैं। हालांकि समय के साथ सरकारों के गिर जाने के चलते इनके समय में अंतर आ गया। मौजूदा समय में कानून में थोड़े बहुत बदलाव करके फिर से एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्य की सरकारें बहुत कम समय में ही बर्खास्त कर दी जाएंगी और इन राज्यों को 1-2 साल में ही फिर से चुनावों का सामना करना पड़ेगा। इस साल नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में होना है। इसके बाद साल 2025 में दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। ऐसा करने पर राज्य की पार्टियां लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी, क्योंकि राज्य की पार्टियां कुछ राज्य में ही चुनाव लड़ती है। ऐसे में कहीं इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन में सबसे ज्यादा पार्टियां राज्य की पार्टियां हैं और वो कुछ ही राज्यों तक सीमित है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि नुकसान भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज होंगे।
क्योंकि क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियां सामने लेकर आती हैं। अगर ऐसे में वन नेशन और वन इलेक्शन एक साथ कराया जाएगा तो सारी पार्टियां नेशनल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा क्योंकि छोटी पार्टियों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा। इसके साथ ही एक नुकसान जनता को जवाबदेही देने के ऊपर भी है, क्योंकि अगर देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं तो इससे हमेशा सरकार से सवाल पूछे जाने और उनकी जवाब आने की जो संभावना है वो ज्यादा बनी रहती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उठी हो। भारत देश का पहला चुनाव 1951-52 इसी नीति पर आधारित था। तब से लेकर 1971 तक देश में एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए। 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951 से 52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। वहीं 1959 में सीपीआई नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1960 में केरल में विशेष राज्य चुनाव हुआ, जिसके चलते 1962 में राज्य सरकार भंग हो गई। जब आम चुनाव हुए थे तब 1964 में केरल में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर 1965 में चुनाव हुए लेकिन राष्ट्रपति शासन जारी रहा और 1967 तक चला, जिसके चलते केरल विधानसभा का चुनाव एक बार फिर आम चुनाव के साथ हुआ था। 1968 और 1959 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले ही भंग हो जाने की वजह से ये चुनाव का चक्र टूटा था। वही चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। बता दें कि संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्यकाल से पहले ही इन्हें भंग किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव की नीति को लेकर कई पार्टियां विरोध करती नजर आ रही हैं। AIMIM ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध करना जरूरी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित कराना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। सीपीआई ने इस विचार को अव्यवहारिक बताकर खारिज किया, वहीं कांग्रेस ने इसे अव्यवहार बताकर खारिज किया। एनसीपी का भी कुछ ऐसा ही मत रहा। देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। बस देखना होगा कि सदन के विशेष सत्र का क्या फैसला आता है और क्या राय निकलती है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहां एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा। इंडिया के अलावा ब्राजील, कोलंबिया और फिलीपींस में राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में आम चुनाव और प्रांतीय दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ 5 साल के लिए होते हैं और नगर निगम के चुनाव 2 बार कराए जाते हैं। वहीं स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका, काउंटी परिषद और स्थानीय निकायों जो कि म्युनिसिपल असेंबली के चुनाव 4 साल में कराए जाते हैं, यानी कि एक निश्चित तिथि में, यानी कि दिसंबर के दूसरे रविवार को यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होती है या बीच में ही कोई सरकार गिर जाती है तो ये क्रम फिर से टूट सकता है। एक देश एक चुनाव को लेकर आपके क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं दुर्गा शर्मा इस रिपोर्ट के साथ लेती हूँ विदा। तब तक बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।